Hello everyone, this is Azra Batul and we are studying about Article NIT Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Today we will going to discuss about the insolvency professional and information utility. So first of all we will learn about what is adjudicating authorities and regulators of IBC. First, the adjudicating authorities is insolvency, NCLT, TRT, DRAT. And IBBI, Insolvency Resolution Professional and Information Utilities are regulators which regulates under IBC, जो कि कंपनीज की इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को रेगुलेट करती हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एंड in short IU. An information utility is an entity which is registered under section 210 of the code, is authorized to carry on the business of IU and is governed and regulated by IBBI. रेगुलेट कौन करता है इसे? IBBI रेगुलेट करता है. इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को रेगुलेट करता है. और जो ये रजिस्टर्ड हुआ है, ये एंटिटी है जो रजिस्टर्ड हुई है अंडर सेक्शन 210 में इस कोड के 210 सेक्शन में ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो की एंटिटी है वो रजिस्टर्ड हुई है. इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का काम क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे. बट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इज नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, in short NESL. It become the first information utility. फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी कौन सी हुई हमारी? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड. अब कोर सर्विसेज इसके वर्क क्या क्या है? एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, safe and secure accurate recording of financial information, authenticating and verifying the financial information submitted by a person, providing access to information stored with the information utility to person as may be specified. In short, information utility क्या है? ये अंडर रेगुलेटर्स आता है आईबीसी कोड 2016 के. देखिए आईबीबीआई में आईबीसी कोड क्या है ये आपको समझ में आ गया. जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है और उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो बैंकरप्ट होने से लेकर और उसके लिक्विडेशन का जो भी प्रोसेस होता है वो आईबीसी कोड के तहत ही कंप्लीट होता है, जिसमें कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एजेंसीज वर्क करती हैं. उनके थ्रू एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट किए जाते हैं जो कि उस स्पेसिफिक कंडीशन में तब तक वर्क करते हैं उस कंपनी के लिए जब तक कि उसका कंप्लीट प्रोसेस रेजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है, उसका कंप्लीट लिक्विडेशन नहीं हो जाता है. और उसी में इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का क्या वर्क होता है? इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज का वर्क होता है कि कंपनी के अंडर इट इज वर्क एज फाइनेंशियल एडवाइजरी, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजरी की तरह कंपनी में वर्क करती हैं. और जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं कंपनी से रिलेटेड, उसकी टोटल लायबिलिटीज कितनी हैं, उसके एसेट्स कितने हैं, उसके डेट कितने हैं, कितने डेट्स रिमेनिंग रह रहे हैं, और जो एसेट्स को सोल्ड आउट करके रिकवरी कितनी अमाउंट की होगी, कितनी डेट को पे ऑफ किया जा सकेगा, ये सारी टोटल इंफॉर्मेशन जो कंपनीज की प्रोवाइड कराती है वो कराती है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज का. सबसे बड़ा वर्क है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड कलेक्ट करना जो कि बैंकरप्ट हो चुकी है. दैट इज द वर्क ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. इट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. और ये सबमिटेड होगी ऑथेंटिकेटेड और लायबल पर्सन के थ्रू, और इनको क्रेडिटर्स और डेटर्स के थ्रू एक बार से मतलब रीचेक भी किया जाता है कि जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है वो सही है कि नहीं, वेरीफाई किया जाता है इनको. दैट इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. So in other meaning, information utility an interconnected network that acts as a repository of financial information. And its के फीचर क्या है? It is a central repository with financial information about the defaults and debts. जितने भी डेट रह गए हैं, जितने भी डिफॉल्ट हुआ है उन सब की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इसकी नीड की हुई नीड ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. इट इज द बेस यूज टू फॉर्मुलेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान. इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान को फॉर्मुलेट करने के लिए एक हमें एक्यूरेट मतलब जिस तरह से आईबीसी के अंदर जितने भी रेगुलेटर्स हैं, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन अथॉरिटी एजेंसीज हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक सही इंफॉर्मेशन मिल सके, इसलिए इसकी ज़रूरत हुई कि कंपनी में इसकी नीड हुई कंपनी की बैंक्रप्सी में और उसके लिक्विडेशन के प्रोसेस में आसानी हो सके. कलेक्टिव जो इंफॉर्मेशन हो रही है वो रिलायबल हो और एक्यूरेट हो, ऑथेंटिकेटेड हो.
नेक्स्ट आता है हमारा पर्पस। इसका पर्पस क्या है? वैसे मैं पर्पस के बारे में प्रीवियसली बात कर चुकी। मेंटेनिंग, प्रोक्यूरिंग, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना कंपनी की इंपॉर्टेंस क्या है? द इन्फॉर्मेशन फॉर्म द यूटिलिटी इज द बेस्ड ऑन रेजोल्यूशन प्लान। ये रेजोल्यूशन प्लान के ऊपर बेस है कि इंसॉल्वेंसी का रेजोल्यूशन प्लान जो है वो ठीक से प्रोसेस किया जा सके। दैट इज ओवरऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एंड वी विल डिस्कस अबाउट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो भी अपॉइंट किए जाते हैं जो कि कंपनी को बैंकरप्ट और लिक्विडेशन के प्रोसेस तक उनका साथ निभाते हैं कंपनी का, और वो वहाँ पर एक जिम्मेदार और लाइबल पर्सन की तरह पे वर्क करते हैं। उसका लिक्विडेशन प्रोसेस कैसा होगा, उसके एसेट्स कैसे मतलब सोल्ड आउट होंगे, ये सब वो देखते हैं। उसके डेट कितने हैं, उसकी रिकवरी कैसे होगी, इन सभी का डेटा वो कलेक्ट करते हैं। सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जरूरी है निभाते हैं। बट एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो भी हमें जानना जरूरी है। सो एलिजिबिलिटी टू बी एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रेगुलेशन नंबर 4 ऑफ IBPI इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशन 2016। इसमें आपको सेक्शन बता दिया, रेगुलेशन बता दिया, किस रेगुलेशन में बात कही गई है। नंबर ए इज अ मेजर कंप्लीटेड द 18 ईयर ऑफ एज। ठीक है, यानी 18 ईयर ऑफ एज वो कंप्लीट कर चुका है। इज द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया का रेजिडेंस, इंडिया का रहने वाला, हैव द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन 5 और रेगुलेशन 9 एज द केस में बी। जो कि IBPI के रेगुलेशन 5 और रेगुलेशन 9 में अलाउ की गई हैं, मान्य की गई हैं। स्पेसिफिक एक्सपीरियंस और एजुकेशन वो उसने कंप्लीट कर चुका हो। टी हैज नॉट बीन कन्विक्टेड बाय एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ for an offence punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months or for an offence involving moral turpitude. If he exceeding 6 months or for an offence, if he been convicted by an incompetent court for an offence punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months or for an offence involving moral turpitude, a period of 5 years has elapsed from the date of expiry of the sentence, provided that if a person has been convicted of any offence and sentenced in respect of the imprisonment for a period of 7 years or more, he shall not be eligible to be registered. अभी इतनी सारी लाइन्स कही गई हैं, इनका मीनिंग क्या है? सर के ऊपर से तो उतर रहेंगी। वेल, मैं इसको इलेबोरेट करूंगी इन शॉर्ट कि आपको समझ में भी आ जाए। यानी जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए अप्लाई कर रहा है, अगर उसके पास सारी क्वालिफिकेशन है, सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो किसी भी कन्विक्टेड ना पाया गया हो, किसी भी उसके ऊपर कोई ऐसा केस ना चल रहा हो, किसी ऑफेंस में वो पनिशेबल ना हुआ हो मोर देन 6 मंथ, यानी 6 महीने से ज्यादा उसको किसी ऑफेंस के लिए, किसी क्राइम के लिए उसको ऐसी सजा ना मिली हो जो 6 मंथ से ज्यादा हो, और उस इम्प्रिजनमेंट को या उस पनिशेबल ऑफेंस को हुए उसको मोर देन 5 ईयर का पीरियड हो चुका है, यानी 5 साल से ज्यादा हो चुके हों, सो वो एलिजिबल है। यानी 5 साल एक्सपायर हो चुके हैं और सिर्फ 6 मंथ की उसे सजा हुई हो, 6 मंथ से ज्यादा की उसको सजा ना हुई हो, इसी 6 मंथ के लिए उसको पेनल्टी हो या पनिशेबल हुआ हो या कोई चार्ज लगा हो कोर्ट के थ्रू, सो वो उसको 5 ईयर से ज्यादा हो चुके हों, उस केस को 5 ईयर से ज्यादा हो चुके हों, और 7 साल से ज्यादा अगर किसी को इम्प्रिजनमेंट हुआ है या कोई किसी कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस में, किसी फ्रॉड में, सो वो इंडिविजुअल, वो पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट बी एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि 6 मंथ से कम सजा हो और 5 साल से ज्यादा उसको हो चुके हों उस केस को, 7 साल से ज्यादा अगर कोई कन्विक्टेड पाया गया, 7 साल से ज्यादा किसी को इम्प्रिजनमेंट हुआ है, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ई आता है इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और हैज नॉट अप्लाइड टू बी डिक्लेयर्ड एन इंसॉल्वेंट। इसका मैं सारा इलेबोरेट कर दूंगी कंप्लीट करके। हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। जी इज अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन। द जजमेंट विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया: इंटीग्रिटी, रेपुटेशन एंड कैरेक्टर, एब्सेंस ऑफ कन्विक्शन एंड रिस्ट्रेन ऑर्डर एंड कॉम्पिटेंस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सॉल्वेंसी एंड नेट वर्थ। सो क्या है इसमें कि
कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आप बिजनेस लॉ में पढ़ते हुए आए हैं कि अनसाउंड माइंड ना हो, कन्विक्टेड ना हो, फ्रॉड नहीं किया हुआ हो, एलिजिबल हो अकॉर्डिंग टू दी 18 ईयर हो, एज के अकॉर्डिंग हो, सो ये सब हो, और फाइनेंशियली भी वो स्ट्रांग हो, यानी वेल्थ के नेटवर्थ भी उसकी अच्छी खासी हो, सॉल्वेंट हो, किसी भी तरह से वो इंसॉल्वेंट ना हो। दैट इज द क्राइटेरिया of having the insolvency professional post. नेक्स्ट बात आती है हमारी, आई होप कि इसी स्लाइड में कंप्लीट हो जाए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। अभी तक तो बात हो रही थी एलिजिबिलिटी की, क्वालिफिकेशन की बात आती है जो कि अंडर रेगुलेशन नंबर 5 सब सेक्शन सी में लिखा हुआ है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड द नेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम एज मे बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। जो भी बोर्ड ने अप्रूव किया हुआ है, बोर्ड से अप्रूव्ड हो, उसने नेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम कंप्लीट किया हो। नेक्स्ट, सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम एज मे अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, या फिर कोई ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम उसने कंप्लीट किया हो जो कि बोर्ड के थ्रू अप्रूव्ड हो। नेक्स्ट आता है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ से रिकॉग्नाइज्ड हो, बैचलर डिग्री हो, और 15 ईयर इंक्लूडिंग 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट आफ्टर रिसीविंग द अबव मेंशन्ड डिग्री। इस डिग्री के रिसीव करने के साथ साथ ही इसके बाद उसे 15 साल का एक्सपीरियंस भी हो मैनेजमेंट भी। नेक्स्ट आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स एनरोल्ड एज अ मेंबर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट या बार काउंसिल और या प्लस 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। यानी इस पोस्ट के जो भी बंदे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको उस फील्ड में 10 साल का एक्सपीरियंस हो। दैट इज द एजुकेशन और क्वालिफिकेशन ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अब बात आती है कि किस तरह से सिलेक्शन किस तरह से होता है। सबसे पहले आता है फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर रेगुलेशन 4 एंड पोजेसेस द क्वालिफिकेशन मेंशन अंडर रेगुलेशन 5 सबसेक्शन सी, ये उसकी फुलफिल हो रही हो। नेक्स्ट, पास लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय आईबीबीआई एक एग्जाम कंडक्ट करेगा, आई थिंक वो एमसीक्यूज पे बेस्ड होता है, सो वो उसने को कंडक्ट किया हो तो उसको पास कर चुका है। अप्लाई टू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी फॉर एनरोलमेंट एज द प्रोफेशनल मेंबर विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ पासिंग लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन। जब उसने एग्जामिनेशन पास कर लिया आईबीबीआई ने जो कंडक्ट किया था, उसके 12 मंथ के अंदर उसको अप्लाई करना होगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में, एनरोल कराना पड़ेगा खुद को एज ए प्रोफेशनल मेंबर 1 साल के अंदर। आफ्टर द एनरोलमेंट एज द मेंबर विद आईपीए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में जब उसने एनरोल करा दिया, ही हैज टू कंप्लीटेड अ प्री रजिस्ट्रेशन एजुकेशनल कोर्सेज। उसको प्री रजिस्ट्रेशन एजुकेशनल कोर्स है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा एज में भी रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड, जो कि बोर्ड ने रिक्वायर किया है फॉर एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में ही फ्रॉम एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में उसको ये कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि प्री रजिस्ट्रेशन एजुकेशनल कोर्स होता है। उसके बाद देन लास्ट स्टेज आती है अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विद आईबीबीआई। देन वो खुद को अप्लाई कर सकता है एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए आईबीबीआई के साथ। That's it. That is the overall education, qualification, criteria of the insolvency professional and information utility. We have learnt about all these 2 points. I hope आपको ये अच्छे से समझ में आ गए। Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.